हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समास को पढ़ने वाले हैं। इस समास से अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई भी आपको शब्द दे दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए दे दिया गया यथाशक्ति। दूसरा ले लेते हैं जैसे कि पंचवटी लिखा हुआ है, या इसी तरीके से कोई भी एक आपको शब्द दिया जाएगा और पूछा जाता है उसमें इसमें से कौन सा समास है। तो हमारे ये जो समास हैं अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, दीर्घ समास, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास, इसी में से आपको चुनकर बताना होता है कि इन शब्दों में कौन सा समास है। तो इसी को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कैसे इनकी हम पहचान कर सकते हैं। इसी के साथ में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप हमारे वीडियो सभी एक साथ देखना चाहते हैं तो चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर हमारी हिंदी की फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सभी वीडियो हमारे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं समास। समास की पहचान करने से पहले इसके बारे में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या होती है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक एग्जाम्पल, ये एक शब्द ये है मृत्यु और दूसरा शब्द है जय। इन दोनों शब्दों से मिलकर एक सार्थक शब्द बना मृत्युंजय, तो इस मृत्युंजय को ही समास कहते हैं। इसी तरीके से देखते हैं गुण और हीन, दो शब्दों के मेल से एक सार्थक शब्द का निर्माण हुआ गुणहीन, तो ये गुणहीन समास है। उसी तरीके से इसमें तुलसीदास कृत समास है। तो हमने ये परिभाषा के माध्यम से समझा कि समास क्या होता है। अब दूसरे नंबर पर इसमें लिखा हुआ है कि इसमें दो पद होते हैं और पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं जैसे कि मृत्युंजय है तो मृत्यु एक पद है ये, और दूसरा पद है जय, तो ये पहले पद को पूर्व पद कहा जाएगा मृत्यु को, और जो दूसरा पद होता है इसको उत्तर पद कहा जाता है। और इससे जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहा जाता है। तो जो मृत्युंजय बना यह समस्त पद कहा जाएगा, समस्त पद। उसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल में भी ये पहला पद है गुण और दूसरा पद है हीन, तो पहला पद को पूर्व पद कहेंगे और दूसरे पद को उत्तर पद कहेंगे, तो ये बन जाएगा गुणहीन। गुणहीन जो है समस्त पद है। उसी तरीके से तुलसीदास द्वारा कृत, तुलसी जो है इसमें पूर्व पद है और कृत उत्तर पद है, तो बन गया तुलसी कृत। तो हमने इससे संबंधित जो मोस्ट जरूरी जानकारी थी वो हमने सीखी है। अब सबसे पहले अव्ययी भाव समास को पहचान करना सीखते हैं। तो आइए अब अव्ययी भाव समास के बारे में जानते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। दूसरे नंबर पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही हो जहां पर, तो वहां पर अव्ययी भाव होता है। या तो संस्कृत में उपसर्ग युक्त जो शब्द होते हैं शुरुआत में, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पूर्व पद प्रधान होता है। हमने इससे पहले अभी पढ़ा था कि शब्द में समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है और अव्यय होता है। अव्यय का मतलब क्या होता है? जैसे कि शब्द होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, तो अविकारी शब्दों को अव्यय कहा जाता है। यहाँ पर हम संक्षेप में सीधे समझ लेते हैं, अव्यय वह होता है जिसका रूप में परिवर्तन ना हो सके। तो यानी कि जो प्रथम पद होगा उसके रूप में परिवर्तन नहीं हो सकता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर यथा नियम एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसमें यथा जो है ये प्रथम पद है और नियम जो है ये द्वितीय पद है। तो जो यथा है ये इसमें प्रधान है और इसका रूप में परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी यथा जो है ये अव्यय है। और दूसरे नंबर पर ये उत्तर पद है। तो इससे मिलकर तो इससे यही भाव उत्पन्न होता है कि ये अव्ययी भाव समास है। दूसरे नंबर पर यथाशक्ति, यथा, इसमें भी वही है, यथा जो है पूर्व पद है और अव्यय है, और शक्ति उत्तर पद है। उसके बाद में अनुरूप है, घर घर। अब देखिए दूसरे नंबर पर हमने कहा था शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही हो, जैसे कि आपको कहीं पर घर घर लिखा मिल जाए, दिनों दिन लिखा मिल जाए, तो इसी तरीके से अगर शब्दों की पुनरावृत्ति आपको मिल जाए तो वहां पर भी अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास होता है।
तो हमने सीखा अवयवी भाव समास की पहचान कैसे की जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अवयवी भाव में हमने देखा था कि जो पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है और कारक से जुड़ा हुआ होता है। इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट बात यही है, जो ये कारक है। तो जो कारक क्या होता है, तो कुछ हम कारक के बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे कि कारक होते हैं कर्ता ने कर्म को करण में होता है से या के द्वारा संप्रदान के लिए, फिर होता है अपादान। अपादान होता है से, जबकि ये अलग होने की स्थिति में दिखाता है अलग होने की स्थिति। उसके बाद में होता है संबंध। का, की, के, रा, री, रे या फिर ना, नी या ने। और फिर होता है अधिकरण। अधिकरण में होता है में और पर। तो इसमें जो है कर्ता जो ये हटा लिया जाता है। तो ये जो हमारे जो चिन्ह है कारक चिन्ह है। कर्ता कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की स्थिति में, और संबंध में का, की, के, रा, री, रे या ना, नी, ने। उसके बाद में अधिकरण में और पर इत्यादि जो शब्द होंगे ये बीच में आपको लगे मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं रसोई के लिए घर। तो रसोई के लिए घर देखिए, ये यहाँ पर संप्रदान कारक लगा हुआ है। तो रसोई के लिए घर, जब इसको हम समास में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा रसोई घर। और इसमें जो उत्तर पद होता है वो प्रधान माना जाता है। तो इसमें दो पद हैं, एक पहला है रसोई, दूसरा है घर। तो रसोई पूर्व पद होगा और घर उत्तर पद होगा। तो घर जो है इसमें प्रधान पद माना जाएगा, यानी कि उत्तर पद है। उसके बाद में देखते हैं गंगा का जल। तो यहाँ पर का लगा हुआ है, संबंध लगा हुआ है। तो गंगा का जल ये लगा हुआ है अधिकरण। इसमें मृत्यु को जीतने वाला, तो ये को किसमें मिलता है, कर्म में मिलता है। को लगा मिलाता है। जनता को ये भी कर्म में मिलेगा। तुलसीदास के द्वारा कृत, के द्वारा लगा हुआ होता है करण में। तो हमने देखा जो भी हमने एग्जाम्पल लिए सब में अधिकरण कारक लगे, कारक चिन्ह लगे हुए मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा पॉइंट ये है, इसमें समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तो हम जानते हैं कि इसमें समस्त पद क्या होता है। ये रसोई पूर्व पद है, घर उत्तर पद है और रसोई घर पूरा समस्त पद है। तो जो समास होता है इसमें जो विभक्ति चिन्ह है, जैसे कि के लिए, ये लुप्त पाया जाता है। यही इसकी कुछ पहचान होती है, जिसमें कारक चिन्ह लगा मिले और जो उत्तर पद होता है प्रधान होता है, तो वो तत्पुरुष समास होते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए अब कर्मधारय समास के बारे में पढ़ते हैं। कर्मधारय समास क्या होता है, इसमें दो पद होते हैं। पहला जो पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। यानी कि सीधे तौर पर हम कह सकते हैं पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। कुछ और भी है इसमें, जैसे कि अगर इस समास का समास विग्रह किया जाए तो समास विग्रह करने के बीच में आपको के समान है या है जो आदि शब्दों का प्रयोग मिलेगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। नीलकंठ लिखा हुआ है, तो नीलकंठ का जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नीला है जो कंठ। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पहला पद है दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। अगर हम इससे प्रश्न करें कि कंठ कैसा है, तो कंठ नीला है। यहाँ पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है और पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल है महात्मा।
महात्मा अगर इसका समास विग्रह करें तो होता है महान है जो आत्मा, यानी कि आत्मा कैसी है, महान है। इसमें भी वही चीज है, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। तो के समान यहाँ पर भी मुख कैसा है, यानी चंद्र के समान है। तो यहाँ पर भी पहला जो पद है दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास है। नीलांबर है, चरण कमल है, कमल के समान चरण। तो इत्यादि जो भी अगर आ जाते हैं उदाहरण एग्जाम में, तो आप वहां पर इन्हें आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो आइए अब अगला देखते हैं। तो आइए अब द्विगु समास के बारे में जानते हैं। द्विगु समास की पहचान करना बेहद ही आसान होता है। इसमें क्या होता है, जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक पाया जाता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल डायरेक्ट देखते हैं। जैसे लिखा मिलेगा आपको त्रिलोक, नवरत्न, पंचवटी, शताब्दी, सप्तदीप, नवरात्र, चौपाया, त्रिकाल। इस तरीके से जो भी शब्द का पूर्व पद होगा वो संख्यावाचक आपको मिलेगा। तो वहां पर आपको द्विगु समास होता है। जैसे कि त्रिलोक को कहेंगे तीन लोकों का समूह, नवरत्न यानी कि नौ रत्नों का समूह, पंचवटी यानी 5 वट वाला स्थान, इत्यादि जो भी आपको शब्द अगर शुरुआत का जो पूर्व पद होता है संख्यावाचक मिल जाए तो आप आसानी से कह सकते हैं कि यह द्विगु समास है। तो हमने द्विगु समास के बारे में आसानी से पहचान की। अब अगला देखते हैं। तो आइए अब बहुव्रीहि समास के बारे में जानते हैं। बहुव्रीहि समास वो होता है इसमें जो पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं मुरली, ये मुरली पूर्व पद है और धर ये उत्तर पद है। ये दोनों जब मिल जाएंगे मुरली प्लस धर तो बन जाएगा मुरलीधर। और मुरलीधर का मतलब होता है जो मुरली को धारण करे, अर्थात मुरली धारण करने वाला। तो हम जानते हैं मुरली धारण करने वाले कौन थे, तो वो श्री कृष्ण थे। तो ये नहीं कि पूर्व पद मुरली और धर दो पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं और वो कोई विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, तो वहां पर ये होता है बहुव्रीहि समास। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल है विषधर। विषधर का मतलब है विष को धारण करने वाला। तो हम जानते हैं विष को धारण करने वाला सर्प होता है, तो ये भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से गिरिधर, गिरिधर का मतलब होता है जो गिरि यानी कि पर्वत को धारण करने वाला हो, तो ये श्री कृष्ण थे। तो ये भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। इसके बाद में चक्रपाणि, चक्रपाणि का मतलब होता है जिनके हाथों में चक्र हो, जिनके हाथों में चक्र हो तो अर्थात श्री विष्णु। तो ये भी एक बहुव्रीहि समास है। तो इस तरह से हम बहुव्रीहि समास की पहचान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो लास्ट में द्वंद्व समास के बारे में जानते हैं। द्वंद्व दीर्घ समास की तरह द्वंद्व समास की पहचान करना भी बेहद आसान होता है। इसमें क्या होता है कि दोनों पद जो होते हैं समान होते हैं, ना ही कोई प्रधान होता है ना ही कोई पद गौड़ होता है। तो और इसमें एक पहचान सबसे बड़ी मुख्य ये है कि दोनों पद जो हैं एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे कि इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि अमीर गरीब लिखा मिलेगा आपको, तो अमीर का विलोम गरीब है। पाप पुण्य लिखा मिलेगा, पाप का विलोम पुण्य है। लाभ का हानि, ठंडा का गर्म, अपना का पराया, दिन का रात इत्यादि शब्द अगर आपको कहीं पर भी लिखे मिल जाए तो वहां पर हमेशा आपको द्वंद्व समास आपको सही होगा आंसर। और इसके नाम से भी स्पष्ट है द्वंद्व, यानी कि एक पहला पद जो है दूसरे से द्वंद्व कर रहा है, यानी कि विपरीत है उसके। और इसमें क्या है, अगर इसका समास विग्रह करते हैं तो बीच में आपको और, अथवा, या, एवं का प्रयोग मिलेगा। ये भी एक पहचान है। तो हमने एक माध्यम से ये जो समास है अवयवी भाव तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु, इन्हीं सभी को जाना है। दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से समास टॉपिक को पढ़ा है। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप हमारे हिंदी के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हिंदी की फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।